आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। अब चलते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बारे में। अब मैं आप लोग को एक बड़ा ये मतलब क्या है, एक फैक्ट ही है, ये भी इंटरेस्टिंग तो क्या बोले, फैक्ट ही है। 1962 में क्या हुआ, भारत और चाइना का वॉर हुआ। तो भारत और चाइना के वॉर में क्या हुआ कि चाइना से इंडिया हार गया। चाइना से इंडिया हार गया। पाकिस्तान को तो है ही हरामखोर, तो पाकिस्तान को लगा कि भाई अभी रिसेंटली तो चाइना से हारा है ये इंडिया, तो इसके सैनिकों का मनोबल तो वैसे टूटा होगा, सैनिकों का मनोबल ऑब्वियसली टूटा हुआ भी था। और फिर 1964 के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भी एक्सपायर हो गए थे, है ना। तो इसको लगा अभी कोई इनके पास स्ट्रांग लीडर भी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनको ये सोचते थे कि इतने स्ट्रांग लीडर नहीं है, तो इनको लगा कि भाई कोई स्ट्रांग लीडर है नहीं भारत के पास, अभी रिसेंटली हारा है। भारत की जो कंडीशन है उस टाइम पे खाने वाने की भी बड़ी दिक्कत वाली थी, भुखमरी कंडीशन चल रही थी। तो उसको लगा ये बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पे दोबारा से कि पूरा एक काम करते हैं, आक्रमण करते हैं और पूरा जो कश्मीर है उसको अपने अंडर में कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको चैन नहीं है इंडिया का वो पार्ट, लीगली इंडिया का पार्ट है, लेकिन तो भी दिक्कत है इसको, तो भी इसको लेना है वो जबरदस्ती। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, 1965 में वॉर करा, फिर दूसरा सेकंड वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो एक्सपायर हो गए थे, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। उनको पता था कि ये भी हमारे जो जवान हैं उनकी थोड़ा सा कंडीशन दिक्कत वाली है, भारत के जो किसान है उनकी कंडीशन बड़ी दिक्कत वाली है। तो उस टाइम पे उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उनका नारा इस जबरदस्त तरीके से फैला था पूरे भारत में। हरित क्रांति भी आई थी, जो हमारे खाने का जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज्यादा बड़ा था। और प्रोडक्शन तो बड़ा 1965 में मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को, दोबारा से हारे ये लोग। ठीक है, फिर वही कहानी हुई, जब कोई भी हारता है जब, तो क्या होता है, अगर कोई भी हारता है या जब वॉर एंड होता है तो उसके बाद में एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज समझ लो, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट जो हुआ ये हुआ ताशकंद में, और इसका जो मीडिएटर था वो था यूएसएसआर, मतलब रसिया समझ लीजिए अभी का। ठीक है, अभी तो टूट गया है, तो उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, तो यूएसएसआर इसका मीडिएटर था। इस उसके बाद में रसिया ने इसको सुलझाया, यूएसएसआर ने सुलझाया। तो ताशकंद एक जगह है, वहां पे ताशकंद में समझौता हुआ जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में, और अयूब खान थे उस टाइम पे, शायद अयूब खान के बीच में समझौता हुआ, समझौते पे साइन हुए। तो अब इंडिया का देखिए, इंडिया का स्वीटनेस देखिए, इंडिया के लीनियंसी देखिए टुवर्ड्स पाकिस्तान। उन्होंने क्या करा, ताशकंद समझौते में ये लिखा गया कि भारत की जो पोजीशन थी 5 तारीख को, 5 अगस्त 1965 को जो पोजीशन थी, मतलब वॉर से पहले की पोजीशन, उस पर हम लोग फॉल बैक कर जाएंगे। मतलब जितना एरिया भारत ने कैप्चर कर लिया था उस साइड का, पाकिस्तान वाली साइड, पीओके वाली साइड का, उस पूरे के पूरे एरिया को हमने दोबारा से छोड़ दिया, और हम दोबारा से आ गए जो हमारी पुरानी वाली पोजीशन थी 5 अगस्त वाली। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि हम उस पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरा इंडिया भूल ही गया कि भाई पाकिस्तान ने ही तो लड़ाई स्टार्ट करी थी जबरदस्ती, पेनलाइज करना चाहिए था उनको, पेनलाइज करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई पेनल्टी उन पे नहीं लगाई गई। इवन जो उनके वॉर के जो प्रिजनर भी थे वो सारे इंडिया ने छोड़ दिए, और दोबारा भारत वापस भी आ गया पीओके के इधर, पीओके की साइड आ गया, जबकि कैप्चर कर लिया था कुछ एरिया, तो वो भी भारत ने दोबारा छोड़ दिया। ये ताशकंद का समझौता हुआ था। और ये तो आपको पता ही होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे, फिर वहां से कभी वापस नहीं आए। पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे देश के जिनका किसी बाहर कंट्री में ऐसे मतलब इन कंडीशंस में वो हुआ होगा स्वर्गवास, तो वो वहां पे मर गए थे। आज तक पता नहीं चला कैसे मरे, कोई बोलता है कि हार्ट अटैक से मरे, कोई बोलता है कि जहर दिया गया था। मूवी भी बनी उनके ऊपर, एक आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो ये था दूसरा भारत और इंडिया का, भारत और पाकिस्तान का दूसरे वॉर के बारे में। अब चलो चलते हैं तीसरे वॉर की तरफ, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब तीसरे वॉर से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, अब जैसा मैंने पहले बताया था कि उस टाइम पे 1947 में पाकिस्तान बना था और इंडिया बना था। पाकिस्तान के 2 पार्ट हो गए थे, एक तो ईस्ट पाकिस्तान और एक हो गया था वेस्ट पाकिस्तान। अब क्या हुआ, जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, मतलब जो अभी एक्चुअल पाकिस्तान जो अभी है, वहां के जो लोग थे वहां पे पंजाबी मुस्लिम्स थे। ठीक है, पंजाब वहां पे एक प्रोविंस है, स्टेट है, वहां पे जो मुस्लिम थे वो पंजाबी मुस्लिम थे। और जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो भी बांग्लादेश है करंट में, उसमें जो मुसलमान लोग थे वो थे बंगाली मुसलमान लोग। तो जो पंजाबी मुसलमान लोग थे वो अपने आप को क्या सुपीरियर रेस समझते थे, वो सोचते थे कि हम लोग इनसे ज्यादा सुपीरियर हैं, ज्यादा सुंदर हैं, और कुछ भी कलर वाइज समझ लीजिए ऐसे रेस समझते। तो उन पे क्या था ये लोग उन पे बहुत ज्यादा गंदा बर्ताव करते थे, उन लोगों के साथ एट्रोसिटीज मतलब बहुत ज्यादा थी, रेप करना, औरतों का मारना, जला देना लोगों को, बहुत ज्यादा लोग मतलब वहां पे परेशान थे। ठीक है, तो वहां पे बहुत बुरे हाल हो गए थे, बहुत बुरे हाल। तो उस बुरे हाल से क्या हुआ वहां पे
वहाँ की जो पॉपुलेशन थी ना, क्योंकि परेशान होने लगे, तो परेशान होकर क्या है, इंडिया में आने लगे। तो इंडिया में रिफ्यूजी आने लगे। तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजी जब आने लगे, तो इंदिरा गांधी जी ने परेशान होकर क्या करा, हेल्प मांगनी स्टार्ट करी। तो उन्होंने यूएनएससी के पास, वो यूएन के पास गए, यूएन ने कुछ हेल्प नहीं करी। यूएसए के पास गए, यूएसए तो पहले खफा था कि भाई हमें मीडिएटरशिप क्यों नहीं दी 1965 में, यूएसए ने भी हेल्प नहीं करी। ठीक है, तो अब सैम बहादुर जी का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम पे इस वॉर में। ठीक है, तो भारत को ये था कि अगर हम 1971 की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ, अगर हम भारत को ये था कि अगर हम जाते हैं और हम क्या है, ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करते हैं, या बांग्लादेश बोल लेते हैं, बांग्लादेश की अगर हम हेल्प करते हैं, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे अपनी आर्मी इधर भेज दें, तो 100% श्योर है कि हमारा जो वेस्टर्न साइड है, जो अभी पीओके वाला एरिया है, उस साइड में 100% पाकिस्तान दोबारा से हमला कर देगा। और उसने किया भी यही, और ये सजेशन दिया था सैम बहादुर जी ने कि ऐसा होगा तो 100% करेगा, तो इसलिए कोई ना कोई बैकअप प्लान हमें जरूर बना लेना चाहिए। तो इसी बैकअप प्लान में इवन भारत ने 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ही गुट निरपेक्ष वाला स्टार्ट किया था। आप लोगों को आई होप पता होगा गुट निरपेक्ष वाला आंदोलन क्या है, आंदोलन स्टार्ट हुआ था, भारत से स्टार्ट हुआ था 1961 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर के बीच में और यूएसए के बीच में, कि कौन सुपर पावर है, उन सब लेकर लड़ाई चल रही थी। तो यूएसए चाहता था कि हमारे साइड इंडिया मिल जाए, यूएसएसआर चाहता था कि भाई इंडिया हमारे साथ मिल जाए। तो क्या इंडिया को मिलाना चाह रहे थे एक तरीके से अपने गुट में। लेकिन तो इंडिया ने स्टार्ट किया था कि भाई हमें ये गुटबाजी नहीं करनी है, हमें किसी की तरफ नहीं जाना है, ना रशिया की तरफ ना उसकी तरफ। तो उन्होंने 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट किया था। लेकिन 1971 में जब ऐसा कंडीशन बन गई इंडिया के साइड में कि अगर वो जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको बचाने जाए या वहां पे अपनी सेना भेजे, तो डेफिनेटली वेस्ट पाकिस्तान के साइड से आक्रमण हो जाता, मतलब एक्चुअल पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हो जाता। और उसको ये भी डर था कि भाई ये चाइना के साथ उसके रिलेशन है, तो चाइना ना उधर से आक्रमण कर दे। तो इस सब के डर के कारण उसने क्या करा, इंडिया को ये भी डर था, तो इंडिया ने क्या करा, यूएसएसआर के साथ ट्रीटी कर ली 1971 में। उसने यूएसएसआर के साथ फिर ट्रीटी साइन कर लिया 1971 में। और फिर उसके बाद में क्या है, ये लड़ाई हुई। तो 1971 की जो लड़ाई हुई, ठीक है, 1971 की लड़ाई हुई, फिर भारत ने क्या करा, अपनी सेना को भेजा वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अपनी सेना को भेजा। और पाकिस्तान की सेना को मुंह की खानी पड़ी, और इतनी जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी कि इनके कम से कम 93 हजार सैनिक भारत ने कैप्चर कर लिए। ठीक है, तो वो जो लड़ाई थी ना, वो इनको ऐसी लगी कि इनका पूरा पूरा आज तक वो जो घाव दिया है ना इंडिया ने, वो इनके जख्म भर नहीं पाए हैं उस लड़ाई के बाद से। इतना बुरा हाल कर दिया था इनका। ठीक है, तो 1971 मतलब 1971 में ईस्ट जो पाकिस्तान था वो सेपरेट कंट्री बना एक, बांग्लादेश के नाम से। अभी बांग्लादेश को ही देख लो, वही है, बस बनाया भारत नहीं था, भारत की वजह से ही बना था। और अभी भारत वालों को ही आंख दिखा रहा है वो भी। ठीक है, वही मालदीव्स वाले हाल है उसके भी। ठीक, तो 1971 में बना था बांग्लादेश। बांग्लादेश बना ईस्ट पाकिस्तान से अलग होके, मुजीबुर रहमान को वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जिन प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान उठा के ले गया था पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, और जेल में डाल दिया था। मुजीबुर रहमान एक्चुअली वहां से इलेक्शन में लड़े थे और जीत गए थे। तो जीतने के बाद क्या करा, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की जगह पाकिस्तान ने क्या करा, वेस्ट पाकिस्तान ने उनको उठाया और जेल में डाल दिया। फिर जब ये भारत वहां पे गया और भारत वहां पे जीत गया, उसके बाद दोबारा से वहां पे वापस भेजा गया मुजीबुर रहमान को, और वहां पे पहला पीएम बनाया गया बांग्लादेश बनने के बाद में। ठीक है, वो सारी सारी हेल्प इंडिया ने उस टाइम पे करी थी। ठीक, और ये जो समझौता था, इस समझौते को 1971 की लड़ाई के बाद, 1971 की लड़ाई हुई, फिर उसके बाद दोबारा समझौता हुआ। तो समझौता वही 1972 में दोबारा समझौता हुआ, और उस समझौते को बोलते हैं हम शिमला समझौता। इस समझौते पे इंदिरा गांधी जी ने और जुल्फिकार ने साइन करे हैं एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट था, इस पे उन दोनों के साइन है। और इस एग्रीमेंट में मेजर जो था, एक तो यही कि अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा। ठीक है, सबसे बड़ा तो यही था। दूसरा, विजय दिवस मनाते हैं इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि इतनी जबरदस्त हार थी पाकिस्तान की। ठीक है, तीसरा, ये जो हमारा 1949 में जिसको सीज फायर लाइन बोला गया था, उस लाइन का नाम यहाँ पे एलओसी कर दिया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया था 1972 के टाइम पे। इसको अपनाया गया था कि भाई हाँ, ये दोनों देश के बीच का एक टेम्परेरी बॉर्डर है। सीज फायर लाइन में टेम्परेरी बॉर्डर वाला नहीं था, मतलब वो था कि फायरिंग नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम पे फिर 1972 में इसको बॉर्डर बना दिया गया, ये लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया इसको। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और जितने भी कैदी थे, 93,000 कैदी भारत ने पकड़ लिए थे। इनके 93,000 कैदी भारत ने वापस करे इनको। और साथ में वही बायोलेटर वाला तो यार कहानी रहती कि बायोलेटर वो करेंगे हम लोग संधि, और शांति समझौता करेंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, वो तो क्या ही बढ़ाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारे सारे समझौते हुए थे 1972 के टाइम पे।
ठीक है, इसको शिमला समझौता ही बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को क्लियरिटी मिली होगी कि 1972 में क्या क्या मेजर पॉइंट डिस्कस हुए थे, इंदिरा गांधी जी ने जिस पे साइन किया था, और एलओसी उस टाइम पे बनाया, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब 1971 की हार के बाद पाकिस्तान को समझ में तो आ गया था कि भाई ये भारत से फेस टू फेस लड़ना तो बहुत मुश्किल काम है। भारत ने इतने छक्के छुड़ाए इनके, 1948 में हारे ये, 1900 उसके बाद 65 में हारे ये, और 1971 में भी हारे। तो अब इनको लगा कि भाई भारत से नहीं लड़ सकते हैं, तो इन्होंने क्या करा, पहले छोटे छोटे वॉर करने स्टार्ट करे। ठीक है, तो उन छोटे छोटे वॉर में से एक 1984 में जो मैं बता रहा था, सियाचिन पे लोग आ रहे थे, तो भारत ने इनको भगाया था सियाचिन से, उसको बोलते हैं मेघदूत ऑपरेशन उसको बोलते हैं। तो वहां से इनको भगाया था, और जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके 80% भारत ने अपना कब्जा कर लिया था, और तब से भारत की आर्मी वहां रहती है। और ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि वहां का खर्चा कितना है। इवन इंडिया बोलता भी है कि वहां से हटा देते हैं, मिलिट्री कर लेते हैं, डीमिलिटराइज उस एरिया को, लेकिन वही है कि पाकिस्तान मानता नहीं है, बोलता कि पहले आप एजीपीएल लाइन से बाद में बाहर भेजूंगा सैनिक, पहले आप हटाओ अपने सैनिक। तो वो है मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ क्यों है मुद्दा, वो 1949 के चक्कर में बना हुआ है वो भी। ठीक है, तो पहला वॉर तो ये था, ये एक्चुअल वॉर नहीं था, प्रॉक्सी वॉर टाइप का था, मतलब एक्चुअल में वॉर नहीं हुआ था। फिर दूसरा जो वॉर था कारगिल वॉर, वो भी प्रॉक्सी वॉर ही बोलते हैं उसको, तो आज तक पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ उनके बंदों ने करा था ये। तो उसकी कहानी क्या थी, कुछ जो एरियाज थे ना, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो ठंड बहुत ज्यादा होती है, सियाचिन वाला एरिया हो गया या कश्मीर वाला एरिया हो गया, तो भारत के जो सैनिक थे वो नीचे आ जाया करते थे, वहां से जो उनकी जो पोस्ट रहती है ना, वहां से नीचे आ जाया करते। तो एक बारी वो आए वहां से नीचे, और जब वापस जाने का उन्होंने करा, तो क्या है, ऊपर से फायरिंग होने लगी, तो भारत ने इधर से रिटेलिएट करा। हालांकि भारत ने उनको मार के भगा दिया वहां से, सारा सारा करके उन्होंने, भारत ने कैप्चर कर लिया दोबारा से। ठीक है, लेकिन उसमें पाकिस्तान क्या बोलता है, उसको पाकिस्तान वॉर नहीं बोलता, ना बोलता कि हमारे लोग इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान बोलता है कि नहीं नहीं, हमारा तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं था, वहां के जो लोकल मिलिटेंट हैं वो है, क्योंकि वहां की जो आर्मी थी उन्होंने क्या करा था, लोकल बंदों कपड़े पहन के फायरिंग कर रहे थे, वो लोग आर्मी के कपड़ों में नहीं कर रहे थे, लोकल बंदों कपड़ों में कर रहे थे। तो जब भारत ने उन लोकल जो बंदे जो भी थे उनको मारा, और फिर उनके पास से पाए गए भाई उनके आईडी कार्ड, तो पाकिस्तान रेंजर्स के आईडी कार्ड थे, पाकिस्तान आर्मी के आईडी कार्ड थे, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। उस टाइम पे फिर दोबारा से यूएसए ने भारत को बैक किया था। इस टाइम पे यूएसए ने बोला था कि नहीं भाई, हमने सारे सारे जीपीएस वीपीएस चेक कर लिए हैं, सैटेलाइट चेक कर लिया है, पूरी पूरी गलती इसमें पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान ही आया था, इन्फिल्ट्रेट करा था पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को वापस जाना पड़ेगा। हालांकि भारत ने वैसे ही भगा दिया था उनको मार के, बट फिर भी यूएसए ने यहाँ पे मतलब कोऑपरेट किया था, मतलब बैक किया था इंडिया को। ठीक है, अब इतने युद्ध होने के बाद ये तो उसको क्लियरिटी हो गई थी पाकिस्तान को कि भाई भारत से तो हम जीत ही नहीं सकते किसी भी हाल में, कहीं से कहीं तक कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा दे नहीं जीत सकते, और फैक्ट भी है ये, नहीं जीत सकते कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या करा, चालबाजियां स्टार्ट कर दी। ठीक है, जब 1948 में हारा तो उसने 1963 में एक एरिया जो है चाइना को दे दिया कि चाइना का भी कंट्रोल रहे इस एरिया पे, कभी वो हो युद्ध तो। उसके अलावा उसने क्या करा, एक उसने पॉलिसी अपनाई, उस पॉलिसी का नाम दिया 1000 कट पॉलिसी। 1000 कट पॉलिसी मतलब भारत को इतने घाव करो कि भारत के जगह जगह से खून निकले। घाव मतलब टेररिस्ट अटैक इतने ज्यादा करो, इतने ज्यादा परेशान करो, ह्यूमिलेट करो जगह पे, कि भारत का परेशान तंग आ जाए बिल्कुल इन सब चीजों से। जगह जगह घाव करो कि पूरा पूरा खून, अगर किसी को ना किसी बॉडी पर अगर 1000 घाव करेंगे तो खून निकल निकल के मर जाएगा आदमी। तो वो पॉलिसी इन्होंने अपनाई। तो इसीलिए दुनिया भर के अटैक करें, दुनिया भर के अटैक। तो ये एक लिस्ट है, मैं जस्ट शो कर रहा हूं आप लोगों को, जगह जगह कहां कहां पे क्या अटैक हुए हैं। ये तो अभी रिसेंटली अप्रैल 2025 में जो हुआ है अभी 22 तारीख को, इतना इतना दरिंदगी हद वाली बात है बिल्कुल। टूरिस्ट क्या बेचारे 6 दिन में शादी को उन लोगों को ही मार दिया, 26-27 लोग वहां पे इन्होंने मार दिए हैं बेसन घाटी में। बहुत फालतू का काम किया है पाकिस्तान ने। ठीक है, इससे पहले 2019 में इन्होंने पुलवामा अटैक करा था, एक सुसाइड बॉम्बर ले जाके पूरा पूरा कार ले जाके भारत की सीआरपीएफ के जो जवान थे उनकी बस में मार दी थी, वो देखी भी होगी आपने वीडियो, है ना। वो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में। उससे पहले अनंतनाग जगह है एक वहां पे जहां से अमरनाथ यात्रा होती है, तो अमरनाथ यात्रा के जो पिलग्रिम थे उन 7 लोगों को इन्होंने मार दिया था। 2019 में जब इन्होंने पुलवामा में अटैक किया था तो उसके बदले में भारत ने रिटेलिएट किया था, और इसका जो मतलब इस टेररिस्ट अटैक कराने का जो श्रेय लिया था वो जैसे मोहम्मद करके एक वहां की ऑर्गेनाइजेशन है उसने लिया था। तो उसका जो एक बहुत बड़ा बेस कैंप था वहां पे, उस पूरे पूरे कैंप को ही इंडिया ने उड़ा दिया था 2019 में। तो बहुत अच्छा करा था इनका सालों। 2016 का तो आपको पता ही है, उरी अटैक, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी है। जो भारत के 2016 में उन्होंने 2 अटैक करे थे, एक इन्होंने एयर बेस पे करा था भारत के, और एक मिलिट्री बेस पे करा था जहां पे आर्मी रहती थी। तो आर्मी के 19 लोगों को इन्होंने मारा था। उसके 11 दिन बाद शायद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। वो जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडिया ने उस टाइम पे इन्हें। ठीक है,
उसके अलावा इन्होंने 2005 में भी पुलवामा में अटैक करा था। इन्होंने क्या करा था, भरे मार्केट में स्कूल के सामने एक गाड़ी उड़ा दी थी, तो उसमें भी 16 सिविलियन मरे थे, कुछ सीआरपीएफ के जवान मर गए थे। तो ऐसे दुनिया भर के इन्होंने अटैक करे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे एक बार इन्होंने फायरिंग करी थी, वहां 19 सिविलियन और सिक्योरिटी पर्सनल मर गए थे। ठीक है, और पिलग्रिम काफी टाइम इन्होंने मारे। 2002 में चंदनवारी बेस कैंप में मारे, शेषनाग बेस कैंप में 13, 2021 में 2001 में इन्होंने क्या करा था, पाकिस्तानियों ने जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेशन असेंबली है उसमें एक सुसाइड बॉम्बर कार लेके पूरा पूरा घुस गया था, उसमें भी 36 लोग इन्होंने मारे थे। और 2000 में नुनवान बेस कैंप में 32 लोग मारे गए थे, इसमें 24 पिलग्रिम थे। तो इन्होंने दुनिया भर के, एक बार इन्होंने 33 सिख लोगों को मारा था 2001 में। ठीक है, 2008 का तो क्या ये आपको पता ही है, कसाब वाला एक पकड़ा गया था, उनमें से 10 आतंकवादी आए थे, शायद एक पकड़ा गया था कसाब, और 9 को इंडिया ने मार दिया था। तो उस टाइम पे 174 लोग मरे थे, इसमें 26 फॉरनर भी थे। होटलों पे इन्होंने करा था, एयर उस पे रेलवे स्टेशन पे करा था। मूवी भी बनी है नाना पाटेकर जी की 26/11 उस पे। वो 26/11 मूवी नवंबर 2008 के अटैक में है। और ये नवंबर 2008 वाला जो अटैक है, इसका जो वो लिया था, क्या मैं बोलूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी लश्कर तायबा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की, पाकिस्तान की, उसने ली थी। तो डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट, इन्होंने दुनिया भर के अटैक करे हैं। ठीक है, और एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन, ये भी काफी पुरानी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, काफी टाइम से मतलब उसमें है पिक्चर में। तो इसका एक लीडर को इंडिया ने मारा था 2016 में। ठीक है, दूसरा एक समझौता एक्सप्रेस चलती थी, पहले भी चलती थी, पहले भी बंद हो गई थी इन्हीं हरकतों की वजह से। और फिर 2007 में दोबारा से समझौता एक्सप्रेस पे भी इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, 68 लोग मारे गए थे समझौता एक्सप्रेस में, तब से वो दोबारा बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो ये ठीक है, और ये इनके डिफरेंट टाइप के टेररिस्ट ग्रुप हैं। अलबदर है जिसका नाम होता है फुल मून, मतलब इंग्लिश में फुल मून बोलते हैं अलबदर का मतलब। तो ये भी एक मिलिटेंट ग्रुप है। जो आईएसआई, तो इनको बहुत, मतलब आईएसआई का पूरा सपोर्ट रहता है, आईएसआई के सपोर्ट की वजह से ही तो सारा का सारा हो रहा है, वो नहीं हो तो क्या है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि आईएसआई रॉ क्या है। जैसे भारत है तो भारत की क्या है, दो एजेंसियां होती है, एक्सटर्नल काम करती है इन्वेस्टिगेशन, और एक करती है इंटरनल। तो इंटरनल जो करती है वो आईबी करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है ना, जो अंदर का देखती है, इंटरनल सिक्योरिटी देखती है। जो एक्सटर्नल सिक्योरिटीज का जो देखती है वो देखती है हमारी रॉ। ठीक है, तो ऐसे वहां पे आईएसआई है, तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग है, सीआईए है, मोसाड है इसराइल की, है ना। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग है। तो इंडिया की रॉ है, पाकिस्तान की आईएसआई है। तो आईएसआई बहुत सपोर्ट करती है, अल बदर को भी आईएसआई सपोर्ट करती है, हिजबुल मुजाहिदीन को भी आईएसआई सपोर्ट, सभी को करती है, सभी को सपोर्ट करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, 2018 में 2018 में एक ऑर्गेनाइजेशन है एफएटीएफ, मतलब एक्शन टास्क फोर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो 19 शायद 89 में बनी थी, और पहले उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का था उसमें पहले, अभी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेररिज्म भी डाल दिया गया है उसमें 2001 में। ठीक है, भारत उसका पार्ट है 2010 से, परमानेंट मेंबर है उसका भारत। अभी पूरे वर्ल्ड में 40 मेंबर उसके परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो कोई भी कंट्री अगर टेररिज्म को क्या कर रही हो, फाइनेंस कर रही हो, या फिर ड्रग कार्टल को फाइनेंस कर रही हो, ड्रग्स का धंधा चला रही हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हो, उन सब चीजों पे मॉनिटर करती है उन सब चीजों को, या फिर उनसे डॉक्यूमेंट मांगती है हर कंट्री से। तो उन्होंने पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था। तो पाकिस्तान बोलता है भाई कि मैं तो टेररिस्ट को सपोर्ट ही नहीं करता हूं, मेरा तो कुछ हाथ ही नहीं है। तो फिर जब तू हाथ ही नहीं है तो फिर तुझे एफएटीएफ ने क्यों डाल दिया 2018 में ग्रे लिस्ट में। 2022 में हालांकि हटा दिया था, लेकिन कोई तो रीजन होगा ना, कोई एलिगेशन कोई आया है तो कोई तो रीजन होगा उसका। तो ये सारा का सारा है। उसके अलावा जो पाकिस्तान की जो सबसे खतरनाक एजेंसी है टेररिस्ट की, जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है वो है जैसे मोहम्मद। और जैसे मोहम्मद जो बना था वो 2000 में बना था। और भारत में जो मैक्सिमम अटैक हुए हैं, जो खतरनाक अटैक हुए हैं, 2001 का जो लेजिस्लेशन का अटैक है, जो पार्लियामेंट का अटैक है वो, 2016 का जो अटैक है उरी का वो, 2019 का जो पुलवामा अटैक है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जैसे मोहम्मद लेता है। इसका जो हेड है वो है मसूद अजहर, और इनका तालिबान और अलकायदा के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप है। ठीक है, जो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना था टेररिस्ट का, वो इनका बना था हिजबुल मुजाहिदीन, जो 1989 में बना था। और ये जो अल बदर है ये 1998 में बना था, और ये कहा जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन का ही एक पार्ट है अल बदर। ठीक है, लश्कर तैयबा जो था वो 1990 में बना था, और इसने भी 2008 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, ताज वाला जो हुआ है मुंबई में जो अटैक हुआ था 2008 वाला, वो उसका ये लेता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा 19 और 2001 का जो अटैक हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही लेता है। इसका जो हेड है वो है हाफिज सईद, और इसको सबसे पहले जो फंड किया था वो ओसामा बिन लादेन ने फंड किया था 1987 के टाइम पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप जो है पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। और जो नीचे हैं ये इनके मैंने झंडे लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अल बदर का ये है, और हिजबुल मुजाहिदीन का ये है, जैसे मोहम्मद का ये है, इधर 3-4 डंडियां और है, पूरा नहीं आ रखा। और इसका ये है, ये इनके मैप है वहाँ के जो
टेररिस्ट ग्रुप हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर ये है कि अभी कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से अभी भी भारत को थोड़ा सा कंसर्न रहना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ से